तेहरान के जिस बिल्डिंग के जिस अपार्टमेंट में रुके हुए थे, वहाँ किसी मिसाइल के ज़रिए या फिर ड्रोन के ज़रिए या फिर प्लेन के ज़रिए एयर स्ट्राइक हुआ और उसमें मौत हो गई। और इसके पीछे ईरान ने पहले दिन से इल्ज़ाम लगाया कि इजराइल का हाथ है। अब हानिया वो शख्स है जो 27 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमला किया हमास के मिलिट्री विंग ने, तो उसके बाद से लगातार फ़लस्तीन, हमास और इजराइल के बीच जंग के हालात बने हुए हैं, हमले लगातार हो रहे हैं। बट कुछ लोग हैं जो इसके बीच में एक शांति समझौता करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे इजरायली नागरिक 100 से ज़्यादा हमास के पास अभी बंधक हैं। और इसमें चाहे वो कतर हो या फिर हमास के पॉलिटिकल विंग के हेड इस्माइल हानिया, ये भी इस निगोशिएशन में साथ हैं और बातचीत के ज़रिए इसका हल निकालना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं इस्माइल हानिया की तेहरान में उस वक्त मौत हो जाती है जब वो ईरान के नए राष्ट्रपति उनके शपथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए तेहरान पहुंचते हैं। शपथ समारोह में हिस्सा लेने के बाद वो तेहरान के ही एक इलाके में जो बेहद महफूज सुरक्षित है वहाँ जाकर रुकते हैं और देर रात 2 बजे उसी घर में एक हमला होता है और उसमें धमाके में हानिया की मौत हो जाती है। लेकिन यह हमला हुआ कैसे था? क्या इस हमले के पीछे मिसाइल अटैक था, ड्रोन के ज़रिए किया गया था, प्लेन के ज़रिए किया गया था, क्या था? तो अब इसका खुलासा हुआ है, एक सनसनीखेज खुलासा ये कि कैसे हानिया की मौत की साजिश मोसाद कई बरसों से बुन रहा था। मोसाद यानी कि इजरायली खुफिया एजेंसी, दुनिया की सबसे शातिर, सबसे तेज़ तर्रार खुफिया एजेंसी। तो इस मोसाद ने हानिया की मौत के लिए बरसों कोशिश की और आखिरकार मोसाद इसमें कामयाब रहा। लेकिन यह साजिश बुनी कैसे गई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि जिस घर में हानिया थे और जहां धमाके में मौत हुई वहां कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुआ, किसी मिसाइल से हमला नहीं किया गया, किसी ड्रोन के जरिए हमला नहीं किया गया, बल्कि जिस घर में हानिया रुके थे उस घर के अंदर करीब 6 से 8 हफ्ते पहले ही बॉम्ब रखा गया था और ये बॉम्ब मोसाद के जरिए रखा गया था। अब ईरान की राजधानी तेहरान की एक सबसे महफूज और सुरक्षित जगह और वहां पर मोसाद घुसकर बॉम्ब रख के निकल जाए, क्या ये मुमकिन है? तो पूरी कहानी आपके सामने पेश है। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 मई को। याद होगा आपको, 20 मई को ईरान के तब के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो जाती है और जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे उसमें उनके विदेश मंत्री भी थे और इसके अलावा 6 और लोग थे, कुल 8 लोग थे। और ईस्ट आज़रबैजान की पहाड़ी पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। उस क्रैश के बाद उंगलियां उठी कि यह हादसा था या फिर साजिश। उंगली इजराइल की तरफ भी उठी क्योंकि 1 महीने पहले यानी 20 मई को यह हादसा हुआ और अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन अटैक किया था। तो क्या ये वो बदला था? इस चॉपर के क्रैश की जांच अभी तक सामने नहीं आई है और ये भी पता नहीं चला है कि ये मौसम की वजह से हादसा हुआ या इसके पीछे साजिश थी। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। 20 मई 2024 जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत हो गई। अब उनकी मौत के बाद जाहिर है ईरान में एक नए राष्ट्रपति को चुना जाना था और नए राष्ट्रपति को चुनने की कवायद शुरू हुई। लेकिन ये कहानी उससे पहले ही शुरू हो गई थी। हमास के चीफ इस्माइल हानिया 2017 के बाद से लगातार दोहा की राजधानी कतर में रह रहे हैं और कतर से ही वो कुछ अपने जो मित्र देश हैं वहाँ आना जाना था। मोसाद की नज़र लगातार हानिया पर थी और जहाँ जहाँ हानिया के जाने की खबर मिलती वहाँ वहाँ मोसाद अपनी साजिश के जाल बुनता, लेकिन कामयाबी मिल नहीं रही थी। हालांकि एक ठिकाना पक्का था, वो ये था कि कतर यानी कि दोहा की राजधानी में। लेकिन मोसाद दोहा में हानिया को अपना निशाना नहीं बनाना चाहता था। उसकी वजह ये थी कि कतर भी वो देश था जो गाज़ा में समझौते के लिए इजराइल के साथ बातचीत कर रहा था और एक तरह से कतर या दोहा आप कहें वो इजराइल के लिए एक दोस्त मुल्क की तरह था। तो अब हानिया को अगर दोहा में मारा जाता तो इजराइल के वैसे ही मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर देश दुश्मन हैं, तो एक नए देश को जो दोस्त है उसका दोहा, उसको इजराइल अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए उसने तय किया कि वो हानिया की अगर वो मारेगा तो दोहा में नहीं बल्कि किसी और देश में। अब कौन सा ऐसा देश? तो ईरान बेस्ट देश था इसके लिए, क्योंकि ईरान और इजराइल के रिश्ते जगजाहिर हैं, शुरू से ख़राब हैं। ईरान के ऊपर हमास को हमेशा मदद पहुंचाने का भी इल्ज़ाम लगता रहा है। हमास जब भी स्ट्राइक करता, उनकी जो मिलिट्री विंग है उस हमले में भी ईरान जो है उनको सपोर्ट करता रहा है।
तो अगर ईरान की सरजमीन पर हानिया यानी कि हमास चीफ की मौत हो जाती है तो ईरान से पहले से ही दुश्मनी और क्या दुश्मनी बढ़ेगी। तो यही सोचकर मोसाद ने अब अपने ऑपरेशन की शुरुआत की और इसकी वजह यह थी कि मोसाद को ये जानकारी मिली, चूंकि ईरान दोस्त है तो हमास चीफ अक्सर ईरान की राजधानी तेहरान का दौरा किया करते थे। कई बार गए, लेकिन हर बार जब वो जाते तो बड़े गुपचुप तरीके से, खुफिया तरीके से, क्योंकि इससे पहले भी हानिया पर कई बार हमला हो चुका था, उन्हें भी पता था मोसाद पीछे है, तो वो अपनी यात्रा को बड़ा गुप्त रखते थे। लेकिन ये खबर आती थी कि वो तेहरान जाते रहते हैं, ईरानी मीडिया टीवी तक में उनकी तस्वीरें तब नहीं आती थी। तो आखिर में इजराइल ने तय किया कि अगर हानिया को कहीं मारना है तो ईरान ही है, क्योंकि तेहरान वो अक्सर आते जाते रहते हैं। लेकिन तेहरान में कैसे मारा जाए, और सबसे बड़ी बात यह कि तेहरान जब हानिया पहुंचे तो यह खबर कैसे हो कि वो वाकई पहुंच गए हैं, क्योंकि गुपचुप तरीके से उनका दौरा होता है। यहीं से मोसाद ने अपनी प्लानिंग शुरू की। अब इसी प्लानिंग के तहत ये 20 मई वाला हादसा आ जाता है, ईरानी प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत। अब इस मौत के बाद जाहिर सी बात है कि ईरान में एक नए राष्ट्रपति को चुना जाना था। नए राष्ट्रपति चुने गए। अब उनका शपथ समारोह रखा गया और वो था 31 जुलाई को। इस शपथ समारोह में 80 से ज़्यादा ईरान के जो मित्र देश थे और उनके अधिकारी, उनके रहनुमा, सरबराह, वो लोग शपथ समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचे। और मोसाद को मालूम था कि जो हमास चीफ है इस्माइल हानिया, वो भी पक्का तेहरान पहुंचेगा नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में। और इसी की प्लानिंग 2-2.5 महीने पहले शुरू हो गई। जब 20 मई को चॉपर क्रैश किया गया, तभी मोसाद अपने काम में जुट गया। मोसाद या दुनिया की कोई भी खुफिया एजेंसी जब किसी देश में काम करती है तो वहाँ के लोगों के बीच में भी घुसपैठ बनाती है, वहाँ की एजेंसियों में भी, वहाँ के फोर्सेज में भी। अब ईरान में 2 जानी मानी फोर्सेज हैं। एक है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो वहाँ की सबसे इलीट फोर्स मानी जाती है, सबसे मजबूत, और एक है कुद्स फोर्स। तो ये दोनों फोर्स, मोसाद को ये जानकारी मिल चुकी है कि अक्सर तेहरान में आते हैं हानिया। इसके बाद जब जानकारी जुटानी शुरू हुई तो पता चला कि जब वो तेहरान आते हैं तो एक ख़ास जगह पर ठहरते हैं, और वो जगह है नॉर्थ तेहरान में एक ऐसा इलाका जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की सुरक्षा में रहता है 24 घंटे, मतलब हाई सिक्योरिटी प्लेस। और उस नॉर्थ तेहरान की उस जगह का नाम है, जो उस कंपाउंड का, निशात। निशात का मतलब होता है जॉयफुल, खुशी, खुशगवार। तो ये नॉर्थ तेहरान में एक जगह है, एक बड़ा सा कंपाउंड है, और ये बहुत ही हाई सिक्योर ये पूरा कंपाउंड है। कहते हैं कि तेहरान में इस निशात कंपाउंड जो है उसका इस्तेमाल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड या फिर वहाँ की कुछ फोर्स ख़ास मौक़ों पर करती है, ख़ास मेहमानों के लिए। जैसे कोई सीक्रेट मीटिंग होनी होती है तो इसी कंपाउंड में होती है। कोई ऐसे गेस्ट आते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा थ्रेट है, जैसे हानिया जैसे लोग, तो उन्हें इसी कंपाउंड के गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है। और फिर मोसाद ने यह पता किया कि हानिया जब भी तेहरान का दौरा करते हैं तो इसी निशात कंपाउंड के अंदर एक ख़ास गेस्ट हाउस के एक ही कमरे में हमेशा रुकते हैं। इस जानकारी को डेवलप किया गया तो पता चला कि वो गेस्ट हाउस कौन सा है और वो कमरा कौन सा है। अब वो सारी जानकारी मिल गई। अब ये हो गया कि जानकारी तो हाथ में है, कौन सा गेस्ट हाउस है, कौन सा कमरा है, लोकेशन क्या है। अब हमला कैसे होगा, और उससे पहले ज़रूरी कि टारगेट वहाँ तक पहुँचाया कैसे जाए। तो इत्तफाक से मौका मिलता है। 20 मई को ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो जाती है। नए राष्ट्रपति को चुना जाता है और उसके बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह की तारीख रखी जाती है 31 जुलाई। यानी 20 मई को हुआ, 20 जून, 20 जुलाई, 1-2 महीना और 10 दिन। 2 महीना 10 दिन का वक्त काफ़ी था। मोसाद को पक्का यकीन था कि हानिया इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे और वो तेहरान आएंगे, और तेहरान आएंगे तो उसी नॉर्थ तेहरान के निशात कंपाउंड के अपने उसी कमरे में ठहरेंगे जहां वो इससे पहले करीब 6 बार से ज़्यादा रुक चुके थे। अब टारगेट भी पहुंचने वाला है, हमला कैसे होगा, अब इसकी भी प्लानिंग की गई। प्लानिंग ये कि उस कमरे के अंदर एक बॉम्ब को पहले से रखा जाए, एक ऐसा बॉम्ब जो रिमोट से कंट्रोल होगा। अब एक ऐसी जगह जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के मतलब कब्जे में है, जहाँ चप्पे चप्पे पर पहरा है, वहाँ आम लोग तो छोड़िए, आम जो बाकी ही फोर्स के लोग हैं या बाकी सरकारी बड़े बड़े अफसर हैं, उनकी भी एंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हाई टारगेट वाले लोग या बेहद सीक्रेट मीटिंग, उसी के लिए उस जगह का इस्तेमाल होता रहा। तब उस जगह पर सेंध मारकर एक बॉम्ब कैसे रखा जा सकता है।
बिना किसी के मिलीभगत के, बिना किसी के विश्वासघात किए हुए। लेकिन इस कोशिश में मोसाद लगी रही। इसके बाद 31 जुलाई की तारीख आती है। शाम तक हानिया वहाँ प्रेसिडेंट के साथ मिलते हैं, बाकी नेताओं के साथ मिलते हैं, बेहद खुश। और रात के फिर डिनर के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोग नॉर्थ तेहरान के उसी निशात कंपाउंड में ले जाकर छोड़ देते हैं। उसके बाद वो अपने एक बॉडीगार्ड के साथ उस कंपाउंड में जाते हैं और अपने कमरे में, जहाँ वो हमेशा रुकते थे, सोने के लिए पहुँच जाते हैं। अब धीरे धीरे रात बीतती है। सुबह करीब 2 बजे थे। अचानक कंपाउंड से एक धमाके की आवाज़ आती है। जितने भी वहाँ गार्ड थे वो भाग कर जाते हैं जहाँ से धुआं उठ रहा है। जब वो भाग कर गए तो देखा कि धुआं उसी कमरे से उठ रहा है जिस कमरे में हानिया रुके थे। उस कमरे की एक दीवार ढह चुकी थी, कुछ जो खिड़कियाँ थी उसके शीशे टूट चुके थे। इत्तेफाक से इस कंपाउंड में इमरजेंसी के लिए हमेशा मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहा करता था। फ़ौरन मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया। वो कमरे में पहुँचे, वहाँ देखे तो हानिया की मौत हो चुकी थी। गार्ड की सांसें चल रही थी, लेकिन जब तक उसका ट्रीटमेंट शुरू होता उसकी भी मौत हो गई। उस एक कमरे की उस दीवार को छोड़कर बाकी कंपाउंड में कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उसी कमरे के बराबर में फ़िलिस्तीन से ही जुड़े हुए इस आंदोलन से 3 और नेता रुके हुए थे, ठीक बराबर वाले कमरे में, लेकिन वहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब जैसे ही इस हादसे की खबर मिली, फ़ौरन कुद्स गार्ड और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर अफसरों को खबर दी गई उस कंपाउंड से। उनके चीफ वहाँ भागे भागे पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी आंखों से देखा और जब उन्हें यकीन हो गया कि यह हानिया की ही लाश है, तो फिर फ़ौरन जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हैं, कमांडर इन चीफ, वो पहुँचते हैं ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खुमैनी के पास। देर रात उन्हें उठाया जाता है और बताया जाता है कि ऐसे ऐसे एक धमाके में हमास चीफ हानिया की मौत हो गई और साथ ही उनके बॉडीगार्ड की। उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी अपने घर पे एक मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला ज़रूरी है। अब यहाँ तक बात आ गई। अगले दिन अब तेहरान के और ईरान के तमाम मीडिया में खबर आती है। खबर ये कि हानिया की मौत एक एयर स्ट्राइक में हुई, किसी मिसाइल अटैक के ज़रिए मिसाइल से हमला किया गया और शायद ड्रोन और बाकी चीज़ों से यही चला। लेकिन जब शुरुआती तफ्तीश हुई और जाँच हुई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड और कुद्स फोर्स के ज़रिए, तो उन्होंने पाया कि उस जिस कमरे के अंदर हानिया रुके हुए थे, उस कमरे में कहीं से भी बाहर से किसी ऑब्जेक्ट के आने की कोई निशानी नहीं है। जैसे अगर एयर स्ट्राइक होगा, मिसाइल होगा, ड्रोन से हमला होगा तो बाहर से छत, दीवार या कुछ तो होगी, लेकिन वहाँ जो धमाके के निशान थे वो कमरे के अंदर की तरफ से थे। तो इससे फिर ये थ्योरी ख़त्म हो गई कि ये एयर स्ट्राइक था। तो जो बाकी चीज़ों की तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये बॉम्ब इसी कमरे के अंदर रखा हुआ था। और जो बॉम्ब था, जब उसकी जांच की गई बाद में फॉरेंसिक टीमों ने की, तो पता चला कि इसको एक रिमोट के ज़रिए डेटोनेट किया जाना था। मतलब ये रिमोट बम था और उस रिमोट से इसको बॉम्ब को ब्लास्ट करना था। अब सवाल ये था कि तेहरान की सबसे सुरक्षित और महफूज जगह पर एक बॉम्ब को कौन रख सकता है। तो फिर सारी चीज़ें जब हुई तो पता चला कि बॉम्ब अभी का रखा हुआ नहीं है, क्योंकि हाल के वक्त में कई चीज़ें हुई थी उसी कंपाउंड के अंदर। तो फिर अंदाज़ा लगाया गया कि ये बॉम्ब कम से कम 6 से 8 हफ्ते पहले इस कमरे में रखा गया। अब एक बॉम्ब का उस कमरे में रखा जाना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड या फिर कुद्स फोर्स, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, इन सब के ऊपर एक बड़ी नाकामी का धब्बा थी। क्योंकि हानिया जैसा टारगेट हमास चीफ जब जहाँ पे उसको रखा जाता है उससे पहले बाकायदा उसकी रेकी होती, तलाशी ली जाती, इवन एंटी बॉम्ब स्क्वाड और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर उस कमरे में 6 से 8 हफ्ते पहले कोई बॉम्ब रखकर चला गया तो ये अपने आप में बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। और अगर मोसाद ने ही ये सब कुछ किया जो अब तक क्लियर है, तो फिर मोसाद के एजेंट वहाँ जाकर बॉम्ब रखकर निकल जाएं, ये लगभग नामुमकिन है। तो फिर ये बॉम्ब वहाँ तक पहुँचा कैसे? तो शुरुआती जांच में तो यही निकल रहा है कि कोई विश्वासघाती है, यानी अपने लोग, चाहे वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के हों, कुद्स फोर्स के हैं, या फिर उस कंपाउंड के वो लोग जिनके पास अथॉरिटी है। या बहुत मुमकिन है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड में ही मोसाद के एजेंट हों या कुद्स फोर्स में हों और जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की। दूसरा सवाल ये था कि अगर रिमोट से ये कंट्रोल था तो वो रिमोट का बटन किसने दबाया और कहाँ से दबाया। तो उसमें 2 थ्योरी आ रही है। एक ये कि रिमोट कंपाउंड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अगर मिली भगत विश्वासघाती है तो उसने वहीं से दबाया, हालांकि उसकी उम्मीद कम है। दूसरी ये आ रही है कि रिमोट जो है सैटेलाइट के ज़रिए ऑपरेट किया गया है और इससे पहले मोसाद ऐसा कर चुका है। एक शायद
आपको याद हो कि नामचीन साइंटिस्ट इसके ईरान के 2020 में टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे, इनकी गोली मारकर जब हत्या की गई थी तो उस हत्या के बाद पता चला था कि जो वेपन इस्तेमाल किया गया था वो गोली रिमोट कंट्रोल के ज़रिए AI रोबोट वेपन से चलाई गई थी। तो आज की दुनिया में इस टेक्नोलॉजी के साथ इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि ये जो बॉम्ब रखा हुआ था इसको सैटेलाइट के थ्रू उसी तरीके से चलाया गया और ये ब्लास्ट हुआ। लेकिन पूरे ईरान के लिए, ईरान की एजेंसियों के लिए, ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, खासतौर पर रेवोल्यूशनरी गार्ड जिसकी वहाँ पे सबसे ज़्यादा इज्जत है, एलिट फोर्स है, इन सब के लिए एक बड़ा तमाचा है ये, क्योंकि मोसाद अपनी प्लानिंग के तहत घुसकर और ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दे देता है। ये मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक की थ्योरी इसलिए भी अब नकारी जा रही है क्योंकि किसी भी तरीके से ईरान के एयर स्पेस में घुसकर आप एयर स्ट्राइक करते हैं तो ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पकड़ लेगी, वो रडार पकड़ लेगी, तो बड़ा जोखिम है। और दूसरा, अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तरह से आप जंग का ऐलान कर रहे हैं, तो इजराइल ये भी नहीं चाहेगा कि दूसरे की सरहद में घुसकर, उसके एयर स्पेस में घुसकर वो स्ट्राइक करे, तो उसमें जोखिम है। तो इसीलिए सबसे आसान तरीका यही था कि जिस जगह पर हानिया है वहाँ पर पहले से ही बॉम्ब लगा दिया जाए। और हानिया की गलती ये थी कि हानिया के ऊपर इससे पहले बहुत बार अटैक हो चुका है और कहते हैं कि वो दिन भर में कई बार तो अपना ठिकाना बदला करते हैं, लेकिन तेहरान में बार बार जाने के बावजूद उस गेस्ट हाउस और उस गेस्ट हाउस का वो खास कमरा, वो ठिकाना न बदलना जानलेवा हो गया। अगर वो गेस्ट हाउस के कमरा बार बार बदल रहे होते तो शायद मोसाद के लिए भी ये मुश्किल होता कि किस कमरे में वो बॉम्ब रखना है, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं और ये शायद ओवर कॉन्फिडेंस ये जान ले गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की भी एक रिपोर्ट आई है और जिसमें उन्होंने कुल 7 मिडिल ईस्ट के टॉप लेवल के ऑफिशियल्स, जिसमें 2 ईरान के ऑफिशियल्स हैं, उनके हवाले से ये रिपोर्ट छापी है कि हानिया की मौत किसी एयर स्ट्राइक से नहीं हुई बल्कि उस कमरे में रखे एक बॉम्ब से हुई और उस बॉम्ब को रिमोट से डिटोनेट किया गया और ये बॉम्ब लगभग 2 महीने पहले उस कमरे में ले जाकर रख दिया गया था। तो सोचिए प्लानिंग। तो मोसाद की प्लानिंग देखिए कि पहले पूरी जानकारी हासिल करना कि हानिया कतर के बाहर कब कब किन किन देशों में जाते हैं, कहाँ पे वो अक्सर जाया करते हैं। कतर में इसलिए नहीं करना क्योंकि कतर से दुश्मनी नहीं मोल लेनी है और ईरान से पहले से दुश्मनी है, तो वहाँ कुछ हमला भी होता है तो कोई अलग बात होगी नहीं। और फिर कब वो तेहरान पहुँचेंगे, कहाँ रुकेंगे, किस कमरे में होंगे और उस कमरे में कब बॉम्ब रखना है और कैसे उसको रिमोट से फिर डिटोनेट करना है। ये प्लानिंग हाल की नहीं थी। जो सोर्सेज उनके हिसाब से ये प्लानिंग जो है हानिया को मारने की कई बरस से चल रही थी और आखिर में जब तेहरान का ये लोकेशन मोसाद को कंफर्म हो गया इस निशात कंपाउंड का, उसके बाद फिर ये हुआ कि उस कंपाउंड तक कैसे पहुंचा जाए और फिर वहाँ पे किस तरीके से, किस वेपन से मारा जाए, फिर उसकी प्लानिंग हुई। और अब ईरान में इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है कि वो कौन है विश्वासघाती, क्योंकि बिना अंदरूनी शख्स की मिली भगत के इस ऑपरेशन को अंजाम देना नामुमकिन है। तो वो शख्स कौन है? हो सकता है इसका जल्दी खुलासा हो, लेकिन ये खुलासा सामने आ पाएगा भी कि नहीं, इसको लेके डाउट है। तो ये थी मोसाद चीफ हानिया के मौत की इनसाइड स्टोरी।